Hello students and welcome to Prep IAS. I am Shubhangi Sharma, your faculty for History and Culture. And students, as a part of this particular series, we are conducting a crash course for History and Culture for your UPSC CSE Prelims Examination 2023. The topic for today is going to be the post-Mauryan empires in India. Now here students, when we talk about the post-Mauryan empires, the time period will be between circa 200 BC to 300 AD. As I've already explained, why do we put a C dot? Because the dates are not absolute in the ancient period, and that is why we use a C dot so that circa represents लगभग time period है आपका 200 BC से लेके 300 AD. Now students, in the last lecture, by mistake we see that some slides of Jainism and Buddhism were omitted. In that, students, the part which was omitted was pertaining to the three schools of Buddhism that had developed after the fourth Buddhist Council. हमने देखा कि भाई चौथा जो बुद्धिस्ट काउंसिल है उसके अंदर दो मेजर स्कूल्स बुद्धिज्म के टूट गए, जो कि थे हिनायान और महायान. तो इनका डिस्कशन जो है वो ओमिट हो गया था. पहले हम इसको डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद में वील स्टार्ट स्टडिंग अबाउट द पोस्ट मॉडर्न एम्पायर. अब स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हमारे जो चार बुद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं उसमें सेकंड और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर क्या हो रहा है, इनके अंदर विभाजन हो रहा है. बुद्धिज्म जो है वो अलग अलग सेक्ट में टूट रहा है. फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के तहत हम क्या देखते हैं कि जो बुद्धिज्म है वो हिनायान और महायान के अंदर टूट जाता है. हिनायान की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो हिनायान को बुद्धिज्म का ऑर्थोडॉक्स स्कूल भी बोला जाता है. ऑर्थोडॉक्स आज के लिटरल सेंस में नहीं बोला जाता है. ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है समथिंग और समवन हु इज स्टिकिंग टू द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा. तो यहाँ पे ये लोग बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग्स पे स्टिक कर रहे हैं और इसकी वजह से इसको लोअर व्हीकल ऑफ बुद्धिज्म भी बोलते हैं. लोअर व्हीकल ऑफ बुद्धिज्म. यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखेंगे जो हिनायानिस्ट थे वो बुद्धा को भगवान नहीं मानते थे, बल्कि उनको एक महान इंसान, एक महान आत्मा की तरह देखते थे. ऑर्थोडॉक्स वाली बात हम कर चुके हैं. ऑर्थोडॉक्स इन नेचर का मतलब ये नहीं है स्टूडेंट्स कि ये लोग ऑर्थोडॉक्स हैं. इनका मतलब ये है कि बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग्स पर स्टिक कर रहे हैं. सो हियर ऑर्थोडॉक्स मीन्स स्टिकिंग टू दी ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, आप देखेंगे क्योंकि बुद्धा खुद भगवान की एग्जिस्टेंस पर चुप थे और उन्होंने ओपनली क्रिटिक किया है कास्ट सिस्टम और रिचुअल वर्शिप को, इसीलिए उस सेम ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं हिनायानिस्ट्स और ये भक्ति और आइडल वर्शिप में बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं. इसी के साथ स्टूडेंट्स आप देखेंगे हिनायान स्कूल का भी आगे जाके दो मेजर स्कूल्स के अंदर विभाजन होता है, जिसमें से एक का नाम है वैभाषिक और दूसरे का नाम है सौत्रांतिका. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो दोनों डिवीजन हुए हैं, इन दोनों सेक्ट के नाम आपको याद रखने हैं. प्रीलिम्स के अंदर कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू बुद्धिज्म द वैभाषिक स्कूल ऑफ बुद्धिज्म बिलोंग्स टू विच स्कूल, और आपके पास में ऑप्शंस आ जाएंगे तो आंसर क्या होगा, हिनायान स्कूल से एसोसिएटेड है वैभाषिक और सौत्रांतिक. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, ये जो पर्टिकुलर स्कूल है ये आगे जाके श्रीलंका, बर्मा और जावा में ज्यादा पॉपुलर हो जाता है. अगर हम हिनायानिस्ट के फाइनल गोल की बात करें स्टूडेंट्स, तो इनका फाइनल गोल होता है टू बिकम एन अरहत. अरहत क्या होता है स्टूडेंट्स, अरहत एक एनलाइटेंड बीइंग होता है जिसको एनलाइटनमेंट कैसे पाना है उसके बारे में जानकारी हो जाती है. तो यहाँ पे या तो अरहत बनना या फिर अचीविंग द स्टेट ऑफ अरहतहुड. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, इस आइडियल में क्या होता है, इस गोल में हिनायानिस्ट क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि जो भी इंसान हिनायान को फॉलो कर रहा है वो अपने रास्ते पे, अपने एनलाइटनमेंट के रास्ते पे चलेगा और किसी और की तरफ ध्यान नहीं देगा. उसका गोल क्या है, बेसिकली अपनी खुद की मदद करो, अपना खुद का एनलाइटनमेंट करो, बाकी लोग अपने आप देख लेंगे. इस आइडियल को महायान के जो लोग हैं वो इसको एक ईगोइस्टिक आइडियल मानते हैं और इसी वजह से वो इनको लोअर व्हीकल ऑफ बुद्धिज्म भी कहते हैं. लेकिन हम देख रहे हैं कि हिनायान का फाइनल गोल ये है, अपने ऊपर ध्यान दो और अपने एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ो, दूसरों की हेल्प करने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज वन पॉइंट दैट इज वेरी सेंट्रल टू हिनायान बुद्धिज्म. इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं महायान स्कूल के मेजर फीचर्स क्या है. महायान स्कूल की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ओवर सिंप्लीफिकेशन के तहत हम ये कह सकते हैं कि महासांघिक स्कूल के काफी क्लोज था महायान स्कूल.
यहाँ पे स्टूडेंट्स महायान स्कूल की जो फिलॉसफी है वो हिनायान से बहुत ही पोल्स अपार्ट है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे ये लोग बुद्धा को भगवान की इनकारनेशन मानना शुरू कर देते हैं और उनकी आइडल वर्शिप शुरू कर देते हैं। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स महायान स्कूल जो है वो अराउंड 1st सेंचुरी एडी के अंदर बन जाएगा और यहाँ पे बुद्धा खुद भगवान की एग्जिस्टेंस पे चुप है और ये बुद्धा की ही भगवान की तरह पूजा करने लगेंगे और बुद्धा रिचुअल्स के एकदम अगेंस्ट थे, लेकिन ये उनकी मूर्तियां बनाने लगेंगे और उसके तहत उनकी पूजा करने लग जाएंगे। ये जो स्टूडेंट्स बुद्धा की मूर्तियां बनती है ये हम आज के लेक्चर में पोस्ट मॉडर्न स्कल्पचर्स में और अच्छे से देखेंगे। तो ये जो स्कल्पचर्स बन रहे हैं ये महायान के तहत बनते हैं। हिनायान के अंदर बुद्धा की सिर्फ सिंबल के फॉर्म में पूजा होती है, कभी भी इनको ह्यूमन फॉर्म में नहीं दर्शाया जाता। जैसे स्टूडेंट्स हिनायान स्कूल के अंदर अरहतहुड का गोल सबसे इंपॉर्टेंट है, महायान की तरफ अगर हम आए तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं बोधिसत्वास। बोधिसत्वा वो इंसान है हु इज ऑन द पाथ of enlightenment. He is on the path of enlightenment. However, this person will stop before achieving enlightenment in order to help others to walk through the same path. So here students, we have written the same line that they are going to delay their own salvation in order to help others to this path, and that is why Mahayana is also known as the higher vehicle of बुद्धिज्म। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई हिनायान और महायान का सेंट्रल डिफरेंस ये है कि वहां पे अरहतहुड अचीव करना है, जबकि महायान की तरफ अगर हम आए तो ये बोधिसत्वास की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। वो कहते हैं कि भाई पहले दूसरों की मदद करो और उसके बाद अपना एनलाइटनमेंट अचीव करो। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से काफी अलग हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स महायान बुद्धिज्म में आप देखेंगे रीबर्थ और ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल की भी बात होने लगी थी। इस कॉन्सेप्ट को ये बिलीव करने लगे थे, जबकि ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर बुद्धा खुद अपने लाइफ टाइम में साइलेंट रहे हैं। स्टूडेंट्स अगर हम महायान स्कूल की बात करें तो ये आगे जाके शून्यवाद और विज्ञानवाद में टूट जाता है। शून्यवाद स्कूल को हम मध्यमक भी बोलते हैं और विज्ञानवाद स्कूल का भी एक दूसरा नाम है जिसमें इसको योगचार बोला जाता है। तो ये दो नाम है, इन दोनों को आपको याद रखना है, महायान स्कूल से एसोसिएटेड हैं। सेक्ट के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस तरह के पॉइंट्स को हमें रट के रखना है एकदम। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे अर्ली मिडिवल पीरियड आते आते, अर्ली मिडिवल पीरियड लगभग हमारा 8th सेंचुरी एडी से हम देखते हैं अर्ली मिडिवल पीरियड शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 8th सेंचुरी में जो अर्ली मिडिवल पीरियड आता है वहां पर एक महायान फॉर्म का नया सब स्कूल आता है, एक नई फॉर्म की महायान बुद्धिज्म आती है जिसे हम मंत्रयान कह रहे हैं, मंत्रयान स्कूल कह रहे हैं। और इसके अंदर एक स्पेसिफिक बोधिसत्वा है जिनका नाम है अवलोकितेश्वर, इनकी पूजा होने लग जाती है। तो यहाँ पे आपको एक और बात याद रखनी है, महायान से शून्यवाद विज्ञानवाद के अलावा मंत्रयान भी एसोसिएटेड है और इस मंत्रयान बुद्धिज्म के अंदर अवलोकितेश्वर जो कि एक बोधिसत्वा है। बोधिसत्वा कौन होते हैं? जो अपनी सैल्वेशन को डिले करके दूसरों की पहले मदद करते हैं। ये बोधिसत्वा जो है इनकी पूजा ज्यादा होने लगती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि अर्ली मिडिवल पीरियड के अंदर ही अगेन अर्ली मिडिवल 8th-9th सेंचुरी के आसपास एक और फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, एक और स्कूल ऑफ बुद्धिज्म है जो कि काफी पॉपुलर होता है और इसको हम कहते हैं वज्रयान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। वज्रयान स्टूडेंट्स जो टर्म है इसको अगर हम एक तरह से ब्रेक डाउन करें तो इसको बोला जाता है व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट। तो आपको थंडर की स्पीड से ये एनलाइटनमेंट की तरफ पहुंचाएंगे और ये लोग क्लेम करते हैं कि हम हिनायान और महायान से एक क्विकर पाथ आपको एनलाइटनमेंट की तरफ देंगे। तो आपको बहुत ज्यादा जल्दी है, आपके पास टाइम कम है, एनलाइटनमेंट फटाफट चाहिए, तो यहाँ पे वज्रयान एक नया प्रोडक्ट लेके आते हैं और यहाँ पर वो कहते हैं कि भाई हम आपको जल्दी एनलाइटनमेंट दे देंगे। एनीवे जोक्स अपार्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि वज्रयान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म जो है इसका जो एक क्लेम है इसको ये सब्सटैंशिएट कैसे कर रहे हैं? इसको ये सब्सटैंशिएट कर रहे हैं वाया तांत्रिक एक्टिविटीज। कैसे क्विकर पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट मिल सकता है स्टूडेंट्स? वो आपको वाया रिचुअल्स एंड चैंटिंग, वाया रिचुअल्स एंड चैंटिंग आपको क्विकर पाथ टू एनलाइटनमेंट की तरफ गाइड करेंगे। ये जो स्कूल है स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं अर्ली मिडिवल पीरियड 7th-8th सेंचुरी आप मान ले लगभग। हमारे पास स्पेसिफिक डेट्स नहीं होती हैं क्योंकि कोई भी ट्रेडिशन ऐसे एक दिन में शुरू नहीं होता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई अर्ली मिडिवल पीरियड में वज्रयान स्कूल शुरू हो गया।
ये एक ईसोटेरिक सेक्ट है। ईसोटेरिक का मतलब अगेन स्टूडेंट्स क्या होता है, वो सेक्ट जो कि तांत्रिक रिचुअल्स करती है, चैंटिंग वगैरह में बिलीव करती है, मंत्र जाप करने में बिलीव करती है। और ये जो सेक्ट थी ये तिब्बत और नेपाल के अंदर ज्यादा पॉपुलर हो गई। तो हमारे पास हीनायान, महायान और वज्रयान, ये तीन मेजर स्कूल्स हैं जो हम देख रहे हैं। महायान जो है 1st सेंचुरी एडी में बना है, वज्रयान अर्ली मिडिवल पीरियड में बनाया है, और हीनायान वाला जो विभाजन है वो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में हो गया था जो कनिष्क के अंडर हुआ था। तो यहां से स्टूडेंट्स आपकी की टेकअवेज क्या होने चाहिए, मेन फीचर्स ऑफ वज्रयान, महायान एंड हीनायान, और इनके अंदर जो सब सेक्ट हैं इनके नाम तो आपको जरूर जरूर याद रखने हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो बचे हुए तीन हमारे पास में सेक्ट थे जिनका डिस्कशन रह गया था, इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। नाउ स्टूडेंट्स व्हाट हैपेंस, द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्यन एम्पायर, हम देखते हैं वैसे तो अशोक की डेथ के बाद ही धीरे धीरे जो है मौर्यन एम्पायर क्रम्बल होने लग जाता है। लेकिन मौर्यस के जो लास्ट रूलर होते हैं उनका नाम है बृहद्रथ, और बृहद्रथ को मार देंगे एक रूलर जिनका नाम है पुष्यमित्र शुंग। इनको मार के, बृहद्रथ जो कि लास्ट मौर्यन रूलर है, इनको मार के पुष्यमित्र शुंग जो है वो एक नया एम्पायर स्टार्ट करेंगे जिसे हम कहते हैं शुंगा एम्पायर। यहां पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि पोस्ट मॉडर्न एम्पायर यानी कि 200 बीसी से लेके 300 एडी में, पहले तो हमने देख लिया कि भाई मौर्यस कैसे खत्म हुए, लास्ट मॉडर्न रूलर को किसने मारा। पोस्ट मॉडर्न एम्पायर के अंदर हमारे पास एक बड़ा सेंट्रलाइज्ड एम्पायर नहीं है जो कि इंडिया के मेजर पार्ट्स को कवर करे। इंस्टेड हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर अलग अलग छोटे छोटे एम्पायर्स बनने शुरू हो जाते हैं। यहां पे स्टूडेंट्स अगर हम, एक तो पार्ट हो गया हमारा नॉर्थ प्लस नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया, प्लस उसके साथ में आप पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया भी मान लीजिए। दूसरा हमारे पास हो गया सेंट्रल प्लस ईस्ट इंडिया। तीसरा हमारे पास में हो गया डेक्कन, और उसके अलावा हमारे पास में है डीप साउथ। ठीक है, तो हमने इंडिया को पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया, सेंट्रल प्लस ईस्ट इंडिया, उसके अलावा हमारे पास में डेक्कन हो गया, और डेक्कन के अलावा डीप साउथ हो गया। नॉर्थ, नॉर्थ वेस्टर्न, वेस्टर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर वही हमारी पंजाब सिंध वाली एंट्री हो गई। पंजाब सिंध के अलावा हम देख रहे हैं कि हमारे पास में दिल्ली हरियाणा वाले पार्ट आ गए। दिल्ली हरियाणा के बाद में हमारे पास में राजस्थान गुजरात वाले पार्ट आ गए। ये सब नॉर्थ, नॉर्थ वेस्टर्न, वेस्टर्न इंडिया में आ जाता है। सेंट्रल और ईस्ट की बात करें तो यूपी, बिहार, बिहार से आगे हम बढ़े तो बंगाल, उड़ीसा, ये वाले जो एरियाज हो गए ये सेंट्रल और ईस्ट इंडिया की तरफ आते हैं। ठीक है, यहां पर स्टूडेंट्स डेक्कन की अगर हम बात करें तो डेक्कन के अंदर कौन सा एरिया आता है, डेक्कन के अंदर आते हैं पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एटसेट्रा। और डीप साउथ की अगर हम बात करें तो डीप साउथ के अंदर कौन से स्टेट्स आते हैं, लाइक तमिलनाडु एंड केरला। तो हम देखते हैं अगर हम रफली इंडिया को इन पार्ट्स के अंदर तोड़ लें तो यहाँ पे अलग अलग डायनेस्टीज का उदय हो रहा है, और पोस्ट मॉडर्न पीरियड के अंदर हम देखते हैं एक नहीं काफी सारे एम्पायर्स उदय होते हैं। सबसे पहले सेंट्रल और ईस्ट इंडिया की बात करते हैं। सो बेसिकली सेंट्रल और ईस्ट इंडिया का अगर हम डिस्कशन करें तो लास्ट मौर्यन रूलर को कौन मार रहे हैं, पुष्यमित्र शुंग मार रहे हैं। और मौर्यन एम्पायर की कैपिटल क्या थी, मौर्यन एम्पायर की कैपिटल है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ है, बिहार में है। बिहार कौन सा पार्ट हो गया, ईस्ट इंडिया का पार्ट हो गया। तो इस पार्ट के अंदर, सेंट्रल और ईस्ट इंडिया के पार्ट के अंदर हम देखते हैं कौन सी डायनेस्टी आने वाली है, शुंग डायनेस्टी आने वाली है मौर्यन एम्पायर को खत्म करके। शुंग डायनेस्टी को स्टूडेंट्स आगे सक्सीड करेगी एक बहुत ही छोटी सी शॉर्ट लिव्ड डायनेस्टी जिनका नाम है कानवा डायनेस्टी। तो ये दो मेजर एम्पायर्स हैं जो कि हमारे पास में सेंट्रल और ईस्ट इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर हम डेक्कन की बात करें, डेक्कन में स्पेसिफिकली अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एक नए एम्पायर का उदय होगा जिसे हम कहते हैं सातवाहाना डायनेस्टी। ये जो सातवाहाना डायनेस्टी है स्टार्टिंग में महाराष्ट्र में होगी और आगे जाके आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के कुछ पार्ट्स में भी फैल जाएगी।
उसके अलावा हम देखते हैं कि नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट और वेस्टर्न इंडिया के अंदर क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में दोबारा से इन्वेजन्स होंगे, फॉरेन इन्वेजन्स होंगे। और हम देखते हैं कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से इन्वेजन्स के तहत इंडिया के अंदर दोबारा से ग्रीक्स इन्वेजन करने वाले हैं। इसके तहत स्टूडेंट्स हम देखते हैं 4 पावर्स एक के बाद एक नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से इंडिया की तरफ पोस्ट मॉडर्न पीरियड में आती हैं और अपना अपना एम्पायर बनाती हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स जो डायनेस्टी हमारे पास में आती है उनको हम बोलते हैं इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स जो हैं बेसिकली ये वो ग्रीक्स हैं जो कि बैक्ट्रिया में बैठे थे अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बाद। लेकिन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स कुछ ऐसे होते हैं कि एक दूसरी पावर इनको बैक्ट्रिया से पुश करके इंडिया की तरफ धक्का मार देती है और इस वजह से ये लोग नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से इंडिया की तरफ आ जाते हैं। तो पहला एम्पायर अपने पास इस एरिया में कौन सा हो गया, इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स जो हैं इनको फॉलो करके दूसरी डायनेस्टी हमारे यहां पर आती है जिनको हम कहते हैं इंडो-सिथियंस, इंडो-सिथियंस या फिर इनको शाकाज भी बोला जाता है। स्टूडेंट्स शाकाज ही वो पावर थी जिन्होंने बैक्ट्रिया से इंडो ग्रीक्स को धक्का मारा था इंडिया की तरफ और बैक्ट्रिया में सेटल हो गए थे। लेकिन आगे जाके ये एक्सपेंशन करते हैं और खुद नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से इंडिया में आ जाते हैं और इंडो ग्रीक्स को रिप्लेस कर देते हैं। सिथियंस के बाद में स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारे पास में एक छोटी सी पावर आती है जिन्हें हम बोलते हैं पार्थियंस या फिर पहलवाज, पार्थियंस या फिर पहलवाज। ये जो हैं ये कंप्लीटली शाकाज को डिस्प्लेस नहीं करते, ये इनके साथ साथ रूल कर रहे हैं। तो हम देखते हैं शाकाज और पहलवाज एक साथ बैठे हैं। इन सारे एरियाज को जिनमें इंडो-सिथियंस और पहलवास बैठे हैं इसको कंप्लीटली कवर करेगी एक चौथी डायनेस्टी जिनको हम कहते हैं कुषाण। तो ये 4 सक्सेसिव डायनेस्टीज आप देखेंगे नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट और वेस्टर्न इंडिया के अंदर आके फैलती हैं। उसके अलावा सेंट्रल और ईस्ट में हमारे पास 2 मेजर पावर्स है, शुंगास और कानवास। डेक्कन के अंदर हमारे पास बैठे हैं सातवाहनास। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम डीप साउथ की बात करें तो डीप साउथ में 200 बीसी से 300 एडी का जो टाइम पीरियड है इसको संगम पीरियड भी बोला जाता है, इसको संगम पीरियड भी बोला जाता है। यहां पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमने जब मौर्यन एम्पायर की बात करी थी तो मौर्यन एम्पायर में हमने अशोक के सेकंड मेजर इंस्क्रिप्शन के अंदर देखा था कि मौर्यन एम्पायर को बॉर्डर कर रहे थी किंगडम्स सच एज चोलास, चेराज एंड पांड्यास। तो यहां पर आप देखेंगे ये जो चोलास, चेराज और पांड्यास हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड के अंदर, संगम पीरियड के अंदर ज्यादा पावर में आ जाते हैं और अपने इंडिपेंडेंट किंगडम्स एस्टैब्लिश कर लेते हैं। तो यहाँ पे डीप साउथ की अगर बात करें तो कौन सी 3 पावर्स बैठी हैं, हमारे पास बैठे हैं चोलास प्लस चेराज प्लस पांड्यास। चोलास और पांड्यास की अगर हम बात करें तो ये तमिलनाडु में बैठे हैं, जबकि चेराज की अगर हम बात करें तो ये केरला के अंदर एक मेजर डायनेस्टी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने देखा कि ये मेजर पावर्स हैं जो कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड में इंडिया का पॉलिटिकल सिनेरियो डोमिनेट कर रही हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग इस एरिया को, इस एरिया को और इस एरिया को कवर करेंगे और डीप साउथ को हम एक अलग लेक्चर के अंदर डील करेंगे। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन सारी डायनेस्टीज का डिस्कशन करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास में शुंग डायनेस्टी है। अगर आप इस मैप को रेफर करें तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था सेंट्रल और ईस्ट इंडिया, यहाँ पे एमपी का कुछ पार्ट हो गया, ठीक है, एमपी के अलावा यूपी का कुछ पार्ट हो गया और उसके अलावा मेजरली बिहार के एरिया में बैठा है आपका शुंग एम्पायर। उसके अलावा डेक्कन की तरफ आप देखेंगे, डेक्कन की तरफ अगर हम आए तो महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से आगे आंध्र प्रदेश और कर्नाटका की तरफ फैलेंगे सातवाहनास। उसके अलावा अगर हम नॉर्थ वेस्टर्न एरिया की बात करें, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहले इंडो ग्रीक्स आएंगे, इंडो ग्रीक्स के बाद शाकाज, शाकाज के बाद पार्थियंस और पार्थियंस के बाद कुषाण। डीप साउथ की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो हमारे पास में चोलास, चेराज और पांड्यास बैठे हैं, ठीक है, ये 3 पावर्स हमारे पास में बैठी हैं। सबसे पहले शुंग डायनेस्टी का डिस्कशन करना शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया मौर्यास के लास्ट रूलर का नाम था बृहद्रथ और इनको मारेंगे पुष्यमित्र शुंग 185 बीसी में और उसके बाद में एक नई डायनेस्टी का जन्म होगा, दैट इज द शुंग डायनेस्टी। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखने वाली जो बात है
वो ये है कि जो सारे एम्पायर्स इंडिया में आने वाले हैं, बारिंग द नॉर्थ वेस्टर्न एम्पायर्स, वो तो फॉरेन से आ रहे हैं, तो शुंगास की, कानवास की, सातवाहनास की, चोलास, चेरास, पांड्यास की, इन सब की अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे ब्राह्मण्स हैं। ऑल ऑफ देम आर अडॉप्टिंग द ब्राह्मणिकल कल्चर। और इस कारण से ऐसा माना जाता है कि मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन होने का एक कारण ब्राह्मणिकल रिएक्शन भी था, क्योंकि मौर्यास के डिक्लाइन होने के बाद जितने भी रीजनल एम्पायर्स पावर में आए हैं वो सारे के सारे ब्राह्मणिकल कल्चर को अडॉप्ट करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स मौर्यास की अगर बात करी जाए तो अशोक रिचुअल्स के अगेंस्ट थे, और उस वजह से हम देखते हैं उन्होंने ब्राह्मण्स को चैलेंज किया है। तो हो सकता है कि ब्राह्मण्स उनसे बहुत ज्यादा चिढ़े हुए थे, और ये जो चिढ़ थी ये कल्मिनेट होती है इनटू द रीजनल एम्पायर्स विच ऑल ऑफ देम आर ब्राह्मणिकल कल्चर्स। चलिए इसके साथ में शुंग डायनेस्टी का डिस्कशन करना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे शुंग डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? पुष्यमित्र शुंग हैं, जो अपने आप को ब्राह्मण बताते थे, और इन्होंने अश्वमेध सैक्रिफाइस करना भी शुरू किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास में सेकेंड अर्बनाइजेशन के बाद दोबारा अश्वमेध जैसे सैक्रिफाइसेस के जो नाम आ रहे हैं वो पोस्ट मॉर्यन पीरियड में आ रहे हैं, जो कि हमें ब्राह्मणिकल रिवाइवल के बारे में दिखाते हैं आफ्टर अ कंसिडरेबल ब्रेक। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम पुष्यमित्र शुंग की बात करें या शुंग डायनेस्टी की बात करें तो यहां पर हम देखते हैं कि शुंग डायनेस्टी के तहत यहां पर एक ग्रीक एम्बेसडर आते हैं जिनका नाम है हीलियोडोरस। हीलियोडोरस जो है स्टूडेंट्स ये एक पिलर इरेक्ट करते हैं जिसे गरुड़ पिलर भी बोला जाता है, जो कि बेस नगर के अंदर लोकेटेड है। ये जो गरुड़ पिलर है स्टूडेंट्स इसकी पिक्चर आपके सामने है, और यहाँ पर हमें एक इंस्क्रिप्शन मिलती है जो कि ये बताती है कि ये जो ग्रीक्स थे ये भागवत रिलीजन को अडॉप्ट कर लेते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से जो ग्रीक एम्पायर्स भी इंडिया में आके स्टैब्लिश होंगे वो भी ब्राह्मणिकल कल्चर को अडॉप्ट कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि majority of the empires which are going to be a part of the post-Mauryan period are going to adopt the Brahmanical culture, suggesting a revival in this particular religion. ये जो पिलर है स्टूडेंट्स इसके ऊपर हमारे पास एक रूलर का नाम भी मेंशन्ड है, इनका नाम है भागभद्र। और ये जो भागभद्र हैं माना जाता है कि ये शुंग डायनेस्टी के थे, और इससे हमें ये पता चलता है दैट हीलियोडोरस वाज कंटेम्पररी टू द शुंग डायनेस्टी। फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आपको याद रखना है कि बेस नगर में गरुड़ पिलर किसने बनवाया था? हीलियोडोरस ने। हीलियोडोरस कौन है? ये ग्रीक एम्बेसडर हैं जो कि शुंग डायनेस्टी के कंटेम्पररी हैं। उसके अलावा हमें ये पता होना चाहिए कि गरुड़ पिलर पे किस शुंग रूलर का नाम लिखा है? भागभद्र का नाम लिखा है। शुंग डायनेस्टी के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास में जो दूसरी डायनेस्टी आती है वो है कानवा डायनेस्टी। कानवा डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो कानवा डायनेस्टी में जो इसके फाउंडर थे उनका नाम है वासुदेव, और वासुदेव ने शुंग डायनेस्टी के लास्ट रूलर को असैसिनेट करके कानवा डायनेस्टी स्टार्ट करी थी। लेकिन ये डायनेस्टी कंपैरेटिवली बहुत शॉर्ट लिव्ड है, जल्दी से ये खत्म हो जाएगी, और हम देखेंगे कि सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया के अंदर भी धीरे धीरे कौन फैलने लग जाएंगे? धीरे धीरे इस पार्ट के अंदर हमारे ग्रीक रूलर्स ही फैलने लग जाएंगे। With this students, let's proceed further and understand about the other smaller political units in the post-Mauryan empire. देखिए हमने जब मौर्यन पीरियड की बात करी थी तो मौर्यन पीरियड के अंदर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन थी, लगभग पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो है वो अशोक ने अपने एम्पायर के अंडर कवर कर लिया था। लेकिन पोस्ट मॉडर्न पीरियड के अंदर हमारे पास कोई भी सिंगल सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं है जो बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करे। इस वजह से स्टूडेंट्स पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हम गण संघ का दोबारा से रिवाइवल देखते हैं। गण संघ जो है इसका डिस्कशन हम लोगों ने 600 BC सेकेंड अर्बनाइजेशन वाला जो महाजनपद का लेक्चर था उसके अंदर हमने इसका डिस्कशन डिटेल में किया है, तो आप वहां पर जाके दोबारा से इसका रेफरेंस ले सकते हैं। गणसंघ आर बेसिकली सेल्फ गवर्निंग रिपब्लिक्स। छोटे छोटे गणसंघ जो हैं वो हम देखते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड के अंदर रिवाइव हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट गणसंघ जो हमें पोस्ट मॉडर्न पीरियड में देखने को मिलते हैं स्टूडेंट्स, दीज इंक्लूड गणसंघ सच एज औदंबरास, योधेयास,
कुनिंदाज, मालवाज एटसेट्रा, जिनका इगैलिटेरियन कैरेक्टर है, यानी कि सोसाइटी के अंदर सबके पास पावर होती है, कोई सिंगल पर्सन नहीं है जो पूरी पावर अप्रोप्रिएट करके रखते हैं। तो इन एम्पायर्स के अलावा हम देख रहे हैं गण संघ का भी रिवाइवल पोस्ट मॉडर्न पीरियड में देखने को मिलता है। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट और वेस्टर्न इंडिया के अंदर कौन सी पावर्स आई उनका डिस्कशन करना शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास में नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से सबसे पहले जो पावर आती है, इनका नाम है इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स की अगर हम बात करें तो इंडो ग्रीक्स इंडिया में आने से पहले कहां बैठे थे? बैक्ट्रिया में बैठे थे, जो कि अफगानिस्तान का पार्ट है। ये लोग बैक्ट्रिया में बैठे थे, लेकिन बैक्ट्रिया के अंदर हम देखते हैं एक पर्टिकुलर ट्राइब इन्वेजन करने के लिए आ जाती है, जिसका नाम है सिथियन ट्राइब। ये जो सिथियन ट्राइब है, ये बैक्ट्रिया को इन्वेड करती है और इस वजह से बैक्ट्रियन ग्रीक्स को इंडिया की तरफ आना पड़ता है, और जब ये इंडिया पहुंच जाते हैं तो हम इनको इंडो ग्रीक्स बोलने लग जाते हैं। इंडो ग्रीक्स को इंडियन लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर यवन भी बोला गया है, तो जो दूसरी टर्म इनके लिए यूज होती है वो है यवन, और आगे जाके हम देखेंगे कि इंडियंस जो है ऑलमोस्ट हर फॉरेनर को यवन ही बोलने लग गए थे। इंडो ग्रीक्स की अगर बात करी जाए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास दो मेजर रूलर्स हैं। पहले हैं इंडो ग्रीक रूलर डिमिट्रियस, जिनको इंडो ग्रीक्स का फाउंडर भी माना जाता है इंडिया में, और डिमिट्रियस के अलावा जो दूसरे मेजर रूलर हैं हमारे पास में, उनका नाम है मियांडर। तो दो रूलर्स हैं, डिमिट्रियस और मियांडर। यहाँ पे स्टूडेंट्स मियांडर की अगर हम बात करें तो मियांडर सबसे पॉपुलर किंग थे इंडो ग्रीक रूल के, और ये जो थे ही वॉज रेनिंग बिटवीन 155 टू 130 BC। इनकी जो कैपिटल थी उसका नाम था सियालकोट या फिर साकाल इन पंजाब। दिस इज सियालकोट, सियालकोट और साकाल इन पंजाब। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स विल बी इंपॉर्टेंट टू नोट कि मियांडर जो हैं वो आगे जाके बुद्धिज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। बेसिकली हमारे पास मियांडर को समझने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। इस बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर मियांडर जो हैं वो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं किसके साथ? एक बुद्धिस्ट मंक के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, जिनका नाम है नागसेन। यहाँ पे इस किताब के अंदर मियांडर नागसेन से कुछ सवाल पूछ रहे हैं बुद्धिज्म के तहत, और नागसेन उन्हें आंसर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म डायलॉग फॉर्म के अंदर है ये किताब। इस किताब के एंड में ये बताया जाता है कि नागसेन के आंसर से मियांडर बहुत सेटिस्फाई होते हैं और उसके बाद ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस किताब का नाम स्टूडेंट्स है मिलिंद पन्हो। इस किताब का नाम है मिलिंद पन्हो। यहाँ पे मिलिंद जो है ये मियांडर का दूसरा नाम है, और मिलिंद पन्हो के अंदर ये नागसेन जो कि एक बुद्धिस्ट मंक हैं उनसे बुद्धिज्म के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जिसके बाद वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। मियांडर को स्टूडेंट्स लास्ट मेजर रूलर माना जाता है इंडो ग्रीक डायनेस्टी का, जिसके बाद धीरे धीरे इसकी पावर कम हो जाती है और इनको आगे जाके रिप्लेस करते हैं इंडो सिथियंस, जिनको शाकास भी बोला जाता है। स्टूडेंट्स, इंडो ग्रीक्स के बारे में जो एक बात आपको और याद रखनी है वो ये है कि इंडो ग्रीक्स जो हैं दीज आर गोइंग टू बी द फर्स्ट रूलर्स इन इंडिया who are going to introduce gold coins। अभी तक इंडिया के अंदर जितने भी कॉइन्स यूज हो रहे हैं वो सिल्वर या कॉपर के हैं, लेकिन गोल्ड कॉइन्स इंडिया में पहली बार इंडो ग्रीक्स इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं करेंगे, लेकिन पहले कॉइन्स गोल्ड के ये ही इंट्रोड्यूस करेंगे। With this students, let's proceed further towards the next major dynasty which is going to replace the Indo-Greeks. These students are known as the Shakas. शाकास के ओरिजिन्स की अगर हम बात करें तो ये एक सेंट्रल एशियन ट्राइब थी जो कि सिथियंस से अपने किनशिप टाइज एसोसिएट करती है। सिथियंस कौन है स्टूडेंट्स? सिथियंस एक सेंट्रल एशियन ट्राइब है जिन्होंने बैक्ट्रिया ऑक्यूपाई कर लिया था, जिसकी वजह से बैक्ट्रियन ग्रीक्स को इंडिया की तरफ आना पड़ा। इन सिथियंस में से एक ब्रांच निकल के इंडिया की तरफ आ जाती है और इंडो ग्रीक्स को रिप्लेस करती है, जिन्हें हम शाकास बोलते हैं या फिर इंडो सिथियंस बोलते हैं, जो लगभग 1st सेंचुरी BC में आके इंडिया में सेटल होते हैं। पहले साका किंग जो इंडिया पहुंचते हैं उनका नाम है मोगा। मोगा के बाद में जो इनके दूसरे मेजर सक्सेसर हैं उनका नाम है एजिज I, जो कि
मोगा के साथ मिलके इंडो ग्रीक्स को कंप्लीटली इंडिया से डिस्प्लेस कर देंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स शाकास का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके ऊपर हमारा सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि शाकास डिसेंट्रलाइजेशन में बिलीव करते थे और इस कॉन्टेक्स्ट में हमें पहला ट्रेस ऑफ फ्यूडलिज्म जो है वो शाका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। फ्यूडलिज्म को स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर सामंतवाद कहा जाता था। ये सामंतवाद हमें अर्ली मिडिवल पीरियड में ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन अगर हम शाकास के पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो वहां पे हमें फ्यूडल कैरेक्टर देखने को मिलता है। एंड फ्यूडल कैरेक्टर इज समथिंग विच इज एसोसिएटेड विथ डिसेंट्रलाइजेशन। इट इज एसोसिएटेड विथ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर को शेयर करना। सेंट्रलाइजेशन में सारी पावर राजा के हाथ में होती है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में हम क्या करते हैं, प्रोविंशियल गवर्नर्स जो होते हैं उनको ऑटोनॉमी दे देते हैं कि आप अपने हिसाब से रूल कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो प्रोविंसेस के अंदर जो गवर्नर्स हैं उनको कंसिडरेबल लेवल की ऑटोनॉमी या फिर इंडिपेंडेंस दी गई थी, और इसीलिए हम कहते हैं कि अर्ली ट्रेसेस ऑफ फ्यूडल सिस्टम जो है वो हमें शाकास के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स शाकास के जो प्रोविंशियल गवर्नर्स होते थे उनको क्षत्रप्स भी बोला जाता था, जिनको किंग डायरेक्टली अपॉइंट किया करते थे। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि शाकास की एक पर्टिकुलर ब्रांच थी जो कि गुप्ता पीरियड तक टिकी रहेगी, और वो अपने आप को वेस्टर्न क्षत्रप्स बोलने लग जाते हैं। और ये जो वेस्टर्न क्षत्रप डायनेस्टी है ये कब तक टिकने वाली है, ये गुप्ता पीरियड तक टिकने वाली है, जिसको फाइनली समुद्रगुप्त खत्म करेंगे। तो यहाँ जिसको फाइनली चंद्रगुप्त सेकंड खत्म करेंगे। तो यहां पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि शाकास वैसे तो खत्म हो जाएंगे, आगे जाके कुषाण इनको डिस्प्लेस कर देंगे, लेकिन शाकास की एक ब्रांच वेस्टर्न क्षत्रप्स जो हैं वो गुप्ता पीरियड तक टिके रहेंगे। इनकी जो मेन सीट ऑफ पावर थी स्टूडेंट्स वो गुजरात थी, और इनके सबसे फेमस रूलर का नाम है रुद्रमन, जिनकी सबसे फेमस इंस्क्रिप्शन है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है स्टूडेंट्स वो संस्कृत के अंदर लिखी गई थी, और इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो ग्रीक रूलर्स और शाका रूलर्स हैं ये लोग संस्कृत लैंग्वेज को पेट्रनाइज किया करते थे। जबकि मौर्य काल तक अगर बात करी जाए तो मेन लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन सी थी, वो थी प्राकृत लैंग्वेज। लेकिन पोस्ट मॉडर्न पीरियड आते आते संस्कृत लैंग्वेज जो है वो मेन लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बन जाएगी, और ग्रीक और शाका रूलर्स भी इसको पेट्रोनाइज करेंगे। इसके साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। हमारी जो नेक्स्ट मेजर डायनेस्टी है वो है पार्थियंस। पार्थियंस एक बहुत ही शॉर्ट लिव्ड डायनेस्टी थी, और इनको पहलवास भी कहा जाता था। हम देखते हैं कि लास्ट इंपॉर्टेंट शाका किंग जो थे उनका नाम था एजिस II, और इसके बाद में शाकास की जो नॉर्थ के अंदर और नॉर्थ वेस्ट के अंदर किंगडम है उसको डिस्प्लेस कर देते हैं पार्थियंस या फिर पहलवास। लेकिन अगर हम पार्थियंस और पहलवास की बात करें स्टूडेंट्स तो ये ज्यादा समय के लिए नहीं टिकते हैं। इनकी इंडिया में जो एंट्री है वो 1st सेंचुरी AD में हो जाती है, और ये अपने आप को ईरानियन बताते हैं, ईरानियन एंसेस्ट्री ट्रेस करते हैं। पार्थियंस क्योंकि शॉर्ट लिव्ड है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें सिर्फ एक मेजर रूलर का नाम मिलता है, हु इज गोंडोफर्निस। गोंडोफर्निस की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इनकी रेन के अंदर हम देखते हैं एक क्रिश्चियन सेंट थॉमस जो हैं वो इंडिया में आते हैं क्रिश्चियनिटी प्रीच करने के लिए। 1st सेंचुरी के अंडर ये रूलर है। 1st सेंचुरी AD का मतलब क्या होता है, 1st सेंचुरी AD इज ऑल्सो नोन एज 1st सेंचुरी BC। AD माने एनियो डोमिनो, और एनियो डोमिनो कब शुरू होगी, जब क्राइस्ट का बर्थ हो जाएगा। I hope you all are aware of the timeline. In the timeline, we have a major event that is known as birth of Christ. ठीक है, बर्थ ऑफ क्राइस्ट है। बर्थ ऑफ क्राइस्ट के अगर अपन इस तरफ जाए यानी बर्थ ऑफ क्राइस्ट से पहले का जो टाइम पीरियड है उसको BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, या फिर BCE यानी कि बिफोर कॉमन एरा भी बोला जाता है। और बर्थ ऑफ क्राइस्ट के बाद का जो टाइम पीरियड है उसको AD या फिर CE भी बोला जाता है, दैट इज एनियो डोमिनो या फिर कॉमन एरा।
तो हम देख रहे हैं फर्स्ट सेंचुरी एडी में गॉन्डोफर्निस से यानी क्राइस्ट का बर्थ हो चुका था, और उसके बाद में हम देखते हैं कि सेंट थॉमस इंडिया के अंदर क्रिश्चियनिटी प्रीच करने के लिए आ रहे हैं। Apart from that, students, now we start with the last major empire in the north and northwestern area, and these were the most powerful students. अगर आप इस मैप में देखेंगे तो ये जो पूरा एरिया है ये कुषाण के अंदर आता है। कुषाण के एम्पायर की अगर बात करी जाए स्टूडेंट्स, ये इतना बड़ा था, इसके अंदर आप देखेंगे ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया के अंदर वाराणसी तक, इंडिया के अंदर वाराणसी तक इनका एम्पायर फैला हुआ था। तो इतना बड़ा एम्पायर था कुषाण्स का, एंड सिंस इट वाज kind of crossing multiple states altogether, that is why there was a lot of cultural assimilation that had happened in this particular time period. कुषाण की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट सेंचुरी एडी में धीरे धीरे ये इंडिया के अंदर आने लगते हैं और फैलना शुरू हो जाते हैं। यहां पर स्टूडेंट्स इनको यूएचीज भी कहा जाता है, इंडियंस इनको यूएची ट्राइब भी कहते थे, जो कि 5 यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड थी। इसमें से स्टूडेंट्स जो यूनिट इंडिया के अंदर आती है उसको हम कहते हैं हाउस ऑफ कड़फाइसिस। तो 2 सक्सेसिव डायनेस्टीज हमें कुषाण के अंदर देखने को मिलती है। पहली है हाउस ऑफ कड़फाइसिस एंड देन इट विल बी फॉलोड बाय अ मेजर रूलर हु इज नोन एज कनिष्क। हाउस ऑफ कड़फाइसिस में हमारे पास कुजाला कड़फाइसिस हैं। कुजाला कड़फाइसिस को कुषाण का फाउंडर भी माना जाता था। कुजाला कड़फाइसिस को जो है सक्सीड करेंगे उनके बेटे, जिनका नाम है विम कड़फाइसिस। विम कड़फाइसिस के बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कुषाण डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर पावर में आते हैं, दैट इज कनिष्क। कनिष्क की अगर बात करी जाए स्टूडेंट्स, तो कनिष्क की 2 कैपिटल्स थी। एक कैपिटल थी उनकी पुरुषापुर या फिर पेशावर, और जो इनकी सेकंड कैपिटल थी वो थी मथुरा। तो इनकी दोनों कैपिटल्स के नाम आपको याद रखने हैं। कनिष्क के बाद में स्टूडेंट्स हम देखते हैं हुविष्क आते हैं, और जो लास्ट मेजर रूलर थे कुषाण एम्पायर के उनका नाम था वासुदेव। However, students, it will be important to note कि जो कुषाण एम्पायर है वो 3rd सेंचुरी एडी के अर्ली डेकेड्स तक, यानी कि 210, 20, 30, 230 के आसपास तक टिका रहेगा। लेकिन कुषाण में मेजर जो रूलर्स हैं वो हैं कुजाला कड़फाइसिस, विम कड़फाइसिस और कनिष्क। इसके बाद जो है इनके एम्पायर का एक्सटेंट धीरे धीरे कम होने लगेगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम कुषाण के कॉइन्स की बात करें तो लाइक इंडो ग्रीक्स, कुषाण भी जो हैं वो गोल्ड कॉइन्स मिंट किया करते थे। तो इन्होंने भी गोल्ड कॉइन्स इंडिया में चलाए हैं, और यहाँ पे इनके गोल्ड कॉइन्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि इनके गोल्ड कॉइन्स की प्योरिटी हाईएस्ट है। इनके गोल्ड कॉइन्स की प्योरिटी हाईएस्ट है। आगे गुप्तास भी बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स चलाएंगे, लेकिन हाईएस्ट प्योरिटी के जो गोल्ड कॉइन्स थे वो कुषाण ने चलवाए थे। तो इंट्रोड्यूस करे हैं इंडो ग्रीक्स ने गोल्ड कॉइन्स, और हाईएस्ट प्योरिटी के जो गोल्ड कॉइन्स थे वो किसने चलवाए हैं, वो कुषाण्स ने चलवाए हैं। इनके कॉइन्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो कॉइन्स का 2 साइड हो गया हमारा, ऑबवर्ड साइड और रिवर्स साइड। ऑबवर्ड साइड पे आप देखेंगे कि किंग की इमेज होती थी, और उसके साथ साथ किंग का नाम या कोई टाइटल, ये सब चीजें लिखी हुई होती थी। जबकि रिवर्स साइड पे आप देखेंगे रिलीजियस सिंबल्स या फिर रिलीजियस डेटीज की फोटो होती थी। तो इनके कॉइन्स से हमें पता चलता था कि ये कौन से रिलीजन्स जो हैं उनमें बिलीव करते थे। और ज्यादातर आप देखेंगे स्टूडेंट्स आपको हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों इमेजेस देखने को मिलेंगी, और इससे हमें पता चलता है कि कुषाण जो हैं वो हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों को ही पेट्रोनाइज किया करते थे। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और कुषाण का पॉलिटिकल सेटअप देखते हैं। कुषाण की अगर बात करी जाए तो वो बड़े बड़े हेवी साउंडिंग टाइटल्स लिया करते थे, जैसे कि महाराज, रतईराज, अपार्ट फ्रॉम दैट देवपुत्र। तो यहाँ पे आपको याद रखना है देवपुत्र का जो टाइटल था वो कौन लेते थे, कुषाण लिया करते थे। Apart from that students, you will see that sometimes they even used to take the epithet or the title of Kaiser और काइसरा। काइजर जो है स्टूडेंट्स रोमन किंग थे हमारे बहुत ही फेमस, सीजर उसका एक ट्वीक्ड वर्जन है, और ये टाइटल भी कुषाण लेते थे। इस तरह के क्वेश्चंस भी यूपीएससी में पूछ लिए जाते हैं कि कौन से राजा थे जो देवपुत्र का या फिर सीजर का, काइजर का टाइटल लेते थे। तो यहाँ पे आंसर होगा कुषाण किंग्स।
अगर हम इनकी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे प्रोविंस को बोला जाता था विषय। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में हमेशा से क्या रही है, ग्राम या फिर विलेज। Apart from that, students, now we are going to talk about the culturally assimilative ideas. जैसा कि मैंने आपको बताया, कुषाण एम्पायर का एक्सटेंट बहुत ज्यादा था। ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया को एनकम्पास करता था इनका पूरा एरिया, इनका पूरा एम्पायर, और इस वजह से हम देखते हैं कि बहुत सारी कल्चरल असिमिलेशन हुई थी। अगर हम इंडिया की स्पेसिफिकली बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुषाण जो हैं वो शैविज्म, वैष्णविज्म, बुद्धिज्म, इन तीनों को पेट्रनाइज करते थे, और उसके अलावा जैनिज्म भी जो है वो भी काफी फ्लरिश कर रही थी कुषाण एम्पायर के अंदर। हिंदुइज्म में हम जानते हैं शैविज्म और वैष्णविज्म दो मेजर कल्ट्स हैं। शैविज्म में शिव भगवान की पूजा होती है और वैष्णविज्म में विष्णु भगवान की पूजा होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमें कैसे पता चलता है कि ये सारे के सारे रिलीजन्स को पेट्रोनाइज कर रहे थे। इनके कॉइन्स पे जो रिलीजियस सिंबल्स हैं, जो रिलीजियस डेटीज की फोटोज हैं, उनसे हमें पता चल जाता है कि ये इन सारे रिलीजन्स को पेट्रोनाइज कर रहे थे। इन सारे रिलीजन्स को पेट्रोनाइज करने का एक कारण जो हिस्टोरियंस अंदाज लगाते हैं वो ये है कि जब ये इंडिया में आते हैं तो लेजिटिमेसी के लिए इनको सारी प्रजा को खुश रखना है, वरना वो इन्हें रूल नहीं करने देंगे, और इस वजह से लेजिटिमेसी के लिए ये ऑलमोस्ट हर रिलीजन को पेट्रोनाइज कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, अगर हम कुषाण की ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज की बात करें, यानी कि जो भी हमारी लिखा पढ़ी होती थी वो जिस लैंग्वेज में होती थी, दैट वाज बैक्ट्रियन, और इसको हम कुषाणाइज्ड ग्रीक स्क्रिप्ट के अंदर लिखा करते थे। बैक्ट्रियन के अलावा स्टूडेंट्स जो दूसरी लैंग्वेज थी जिसको ये बहुत ज्यादा पेट्रोनाइज करते थे वो थी संस्कृत। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे पास एक शाका रूलर भी हैं, रुद्रमन, जिनकी एक इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन थी, जिसको पहली बार हमने देखा कि एक पहली बड़ी संस्कृत के अंदर जो हमारे को इंस्क्रिप्शन मिलती है वो है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। संस्कृत में हम देखते हैं संस्कृत को भी काफी पेट्रोनाइज कर रहे हैं, और ये जो संस्कृत है ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर और खरोष्ठी स्क्रिप्ट के अंदर लिखी जाती थी। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ट्रेडिंग जो है वो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में कैसी थी, खास करके कुषाण एम्पायर में। स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि मौर्यन एम्पायर एक बड़ा सेंट्रलाइज्ड एम्पायर था और उसके अंदर ट्रेड फ्लरिश कर रही थी। हमने देखा था ट्रेडिंग एसोसिएशंस यानी कि गिल्ड्स जैसे कि श्रेणी और पुग वहां पर बनती है। अब पोस्ट मॉडर्न एम्पायर में छोटे छोटे एम्पायर्स है, कोई भी एक बड़ा सेंट्रल एम्पायर तो है नहीं। इसके बावजूद आप देखेंगे कि पोस्ट मॉडर्न एम्पायर के अंदर ट्रेड जो है वो मॉडर्न एम्पायर से भी बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रही है। हम देखते हैं नॉर्थ इंडिया में कुषाण के थ्रू ट्रेड बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रही है, और डेक्कन की तरफ सातवाहनास जो हैं वो रोमन्स के साथ एक्सटेंसिव ट्रेड कर रहे हैं। कुषाण के अंदर अगर हम देखें तो जो ट्रेड है उसके फ्लरिश करने का कारण है सिल्क रूट। सिल्क रूट जो है वो अराउंड 1st सेंचुरी एडी से बहुत अच्छे से ऑपरेशनल थी। सिल्क रूट को सिल्क रूट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ का मेजर आइटम ऑफ एक्सपोर्ट था सिल्क। सिल्क रूट जो है वो सेंट्रल एशिया में कुषाण की टेरिटरी से होते हुए जाती थी, और उसके अलावा ये चाइना और एशियन प्रोविंसेस ऑफ रोमन एम्पायर से लिंक्ड थी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि सेंट्रल एशिया, चाइना और इंडिया से होते हुए जा रहा है सिल्क रूट, और इंडिया और सेंट्रल एशिया के अंदर जो एरिया पड़ता है उसके ऊपर डोमिनेट कौन कर रहे हैं, कुषाण डोमिनेट कर रहे हैं। और इसीलिए कुषाण यहां से जाने वाले जो भी कारवां होते थे, जो भी ट्रेडर्स होते थे, उनके ऊपर टोल्स इंपोज किया करते थे, और इसकी वजह से हम देखते हैं ट्रेडिंग फ्लरिश कर रही है और कुषाण एम्पायर के पास बहुत सारा पैसा आ रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ट्रेडिंग के तहत हम रोम के साथ ट्रेड कर रहे थे, और रोम के साथ जो हम ट्रेड कर रहे हैं उसके एक्सचेंज में हम रोम से गोल्ड कॉइन्स लिया करते थे। ये जो गोल्ड कॉइन्स होते थे स्टूडेंट्स, इनको बोला जाता था ओरेई, इनको बोलते थे ओरेई। और इसके अलावा हमें सिल्वर के भी रोमन कॉइन्स मिले हैं, सिल्वर के बने हुए, जिन्हें बोला जाता था डिनेरियस। तो हमारे पास में बोथ रोमन एंड गोल्ड कॉइन्स आर यील्डेड एज अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग बिटवीन इंडिया एंड द रोमन एम्पायर। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर रोमन गोल्ड कॉइन्स की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में ये हमें साउथ इंडिया से मिलते हैं। नॉर्थ इंडिया में सिल्क रूट की ट्रेड से भी हमें मिलते हैं, लेकिन साउथ इंडिया से ज्यादा ट्रेड हो रही थी रोमन से, क्योंकि साउथ इंडिया में हमारे पास में है स्पाइसेस, और स्पाइसेस में सबसे ज्यादा डिमांड में था ब्लैक पेपर, सबसे ज्यादा डिमांड में था ब्लैक पेपर।
और ब्लैक पेपर को रोमन्स ब्लैक गोल्ड भी बोलते थे, इतनी ज्यादा डिमांड थी ब्लैक पेपर की रोमन मार्केट में। यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि एक हाथ से हम उनको काली मिर्ची दे रहे हैं और दूसरे हाथ से हम उनसे क्या ले रहे हैं, गोल्ड ले रहे हैं। तो एक्सचेंज क्या चल रहा था, ब्लैक पेपर इन रिटर्न इन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड। तो हमारे पास में बहुत सारा गोल्ड आ गया था रोम की तरफ से। यहां पर आप देखेंगे कि जो क्लासिकल रोमन राइटर्स हैं लाइक प्लीनी एंड टाइबेरियस, ये लोग इस बात पे दुख जताते हैं कि इंडिया ब्लैक पेपर की ट्रेड के तहत रोम से बहुत सारा गोल्ड एक्सट्रैक्ट कर रहा है। सो वी वर ड्रेनिंग गोल्ड out of the Roman Empire on account of black pepper trade which was happening from South India. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स यू विल सी कि हमारे पास में नॉर्थ इंडिया में तो सिल्क रूट की तरफ से ट्रेड हो रही है, इसलिए ट्रेड फ्लरिश कर रही है, और साउथ इंडिया में मैरीटाइम ट्रेड चल रही थी। ये जो मैरीटाइम ट्रेड चल रही थी इसमें सातवाहनास, चोलास, चेरास और पांड्यास ये सब पार्टिसिपेट कर रहे थे। यहां पर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, जब हम साउथ इंडिया की लोकेशंस में एक्सकवेशन करते हैं तो वहां पे हमारे को एक पॉटरी मिलती है जो सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडिया में मिली है, ये हमें नॉर्थ इंडिया में देखने को नहीं मिलती। एंड दिस पॉटरी इज नोन एज एरेटाइन पॉटरी और एरेटाइन वेयर। This is something which is only found in South India and it does not appear in central western India nor in Afghanistan. तो ये आपके लिए फैक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एरेटाइन पॉटरी अपीयर्ड बोथ इन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, तो ये जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पॉटरी सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडिया में मिलती है। रोमन पॉटरी है ये, और ये जो रोमन पॉटरी है ये हम देख रहे हैं क्यों आ रही है, क्योंकि रोमन्स के साथ स्पाइसेस की स्पेसिफिकली ट्रेड चल रही है। Apart from that students, now we are going to proceed further and talk about the next major dynasty which was flourishing in the Deccan area, and this was the Satvahana dynasty. स्टूडेंट्स अगर सातवाहनास की बात करें तो सातवाहनास की पावर जो है वो ऑलमोस्ट 3rd सेंचुरी बीसी के अंदर राइज होने लगी थी इन द एरिया ऑफ कृष्णा गोदावरी वैली। यहां पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे बेसिकली ये लोग एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर ज्यादा पावर में आ रहे थे एंड दैट वाज द रीजन ऑफ पठान। हम देखते हैं कि जब मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हो जाता है तो मगध के पास जो एक स्पेशल नॉलेज थी कि भाई टूल्स कैसे बनाने हैं या फिर उनके पास में जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी वो सारी क्या है और एरियाज के अंदर धीरे धीरे स्प्रेड होने लग जाती है, और इसी को कारण माना जाता है कि इसकी वजह से नए किंगडम्स का राइज हो रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जब ये जो नॉलेज मगध से स्प्रेड होके डेक्कन की तरफ आती है तो 2 एरियाज दैट इज धन्य कटक और पठान वाला जो रीजन है वहां पे काफी ज्यादा क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन होने लगती है और यहाँ पे ट्रेड बढ़ने लगती है। ये जो एरियाज हैं इन्हीं के अंदर हम देखते हैं सातवाहनास जो एक छोटी सी फैमिली छोटी सी डायनेस्टी होगी वो धीरे धीरे ज्यादा पावर में आ जाती है। Apart from this students, you will see that when we talk about the Satvahana kingdom, the founder of the Satvahana kingdom was King Simuka. सिमुका को यहाँ का फाउंडर माना जाता है। और एरिया की बात मैंने आपको बता दी, एरिया वाइज अगर हम देखें तो सबसे पहले इनका नर्व सेंटर होता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से आगे जाके ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में भी फैल जाते हैं। फाउंडर इसके हैं स्टूडेंट सिमुका। सिमुका के अलावा हमारे पास एक और रूलर हैं जिनका नाम है जिनका नाम है श्री सातकर्णी, और आप देखेंगे स्टूडेंट्स ये जो श्री सातकर्णी है इन्हीं का जो ये नाम है इसको फर्दर एज अ सरनेम यूज करेंगे फर्दर आने वाले सातवाहना रूलर्स। श्री सातकर्णी के अलावा अर्ली रूलर्स में हमारे पास एक और रूलर हैं जिनका नाम है हल स्टूडेंट्स इसलिए पॉपुलर थे क्योंकि उन्होंने खुद एक किताब लिखी है और उस किताब का नाम था गाथा सत्तसई। तो हल के बारे में हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है गाथा सत्तसई। तो अर्ली रूलर्स में हमारे पास सिमुका, श्री सातकर्णी की बात करें तो इनका जो टाइटल है ये आगे बहुत सारे सातवाहना रूलर्स लेने वाले हैं, और उसके अलावा हमारे पास में है हल।
फिर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि एक बार को 5-6 रूलर्स के बाद में एक बार को जो है सातवाहना डायनेस्टी की पावर बहुत ही कंसिडरेबली कम हो जाती है। कंसिडरेबली कम इसलिए हो जाती है क्योंकि आउटसाइड डिस्टरबेंसेस होने लगते हैं। हम देखते हैं आउटसाइड इन्वेजन हो जाता है। ये जो आउटसाइड इन्वेजन है ये कौन सी डायनेस्टी कर रही है? ये वेस्टर्न क्षत्रप्स हैं जो कि इनके ऊपर अटैक करने वाले हैं। वेस्टर्न क्षत्रप्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स। ये एक ब्रांच है शाकाज की जो कि वेस्ट इंडिया के अंदर बैठी है, स्पेसिफिकली गुजरात में। तो ये जो लोग हैं ये महाराष्ट्र की तरफ एंटर करके सातवाहनास की पावर को एक बार के लिए कंसिडरेबली कम कर देते हैं। जो रूलर इनके ऊपर अटैक करता है स्टूडेंट्स, इसका नाम है नेहपान। और नेहपान जो है वो नासिक और पुणे के डिस्ट्रिक्ट्स को कैप्चर कर लेता है और इनको अपने एम्पायर का पार्ट बना लेता है, और इसकी वजह से सातवाहनास की पावर बहुत कम हो जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि फर्स्ट सेंचुरी एडी आते आते दोबारा से जो सातवाहनास हैं उनकी पावर रिवाइव होगी। इनकी जो पावर है वो रिवाइव करेंगे गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो इनका टाइम पीरियड क्या है? लगभग फर्स्ट सेंचुरी एडी में ये पावर में आएंगे और ये पावर में आके दोबारा से सातवाहनास की पावर को रिस्टोर करेंगे। हमें कैसे पता चलता है कि ये दोबारा आके सातवाहनास की पावर को रिस्टोर करेंगे? क्योंकि हम देखते हैं कि गौतमीपुत्र सातकर्णी जो हैं वो नेहपान के कॉइन्स जो हैं, नेहपान के सिल्वर के कॉइन्स हैं, ठीक है, नेहपान के सिल्वर के कॉइन्स हैं, उनको रीस्ट्रक कर रहे हैं, उनको रीस्ट्रक कर रहे हैं और उनके ऊपर उन्होंने अपना नाम लिखवा दिया, गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो जब हमें ये कॉइन्स मिलते हैं तो इससे हमने क्या अंदाज लगाया कि नेहपान को डिफीट करते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी। अपना जो एम्पायर जो सिर्फ पठान तक आके सिमट गया था उसको रिवाइव करते हैं, उसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को और एक्सटेंड करते हैं। और ये सब हमें मात्र एक कॉइनेज से पता चल गया, एक पर्टिकुलर कॉइन से पता चल गया जो कि रीस्ट्रक कराए गए हैं और उसपे से नेहपान का नाम काट के उसके ऊपर गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम लिख दिया गया है। तो यहां पर हम देखते हैं ये अपने किंगडम को फिर से रिस्टोर करते हैं, नेहपान को हरा देते हैं और अपने किंगडम को एनलार्ज करके विदर्भ, राजपुताना, मालवा और नॉर्दर्न कोंकण जितना एरिया एक बार के लिए एक्सटेंड कर देते हैं। तो आप देखेंगे वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में भी एक बार को सातवाहनास एक्सपेंशन कर लेते हैं अंडर गौतमीपुत्र सातकर्णी। साउथ के अंदर माना जाता है कि ये कैनरीज कंट्री तक एक्सपैंड कर लेते हैं। कैनरीज कंट्री स्टूडेंट्स इज आइडेंटिफाइड विद कर्नाटका, और मैंने आपको बताया था कि डेक्कन में महाराष्ट्र के बाद फर्दर ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में जाकर फैलेंगे। गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि फर्दर जो रूलर्स आते हैं उसमें एक पॉपुलर रूलर हैं वशिष्ठी पुत्र पुलुमवी। तो इनके जो नेक्स्ट सक्सेसर हैं उनका नाम है वशिष्ठी पुत्र पुलुमवी, और ये भी एक इंपॉर्टेंट रूलर साबित होते हैं। Apart from that students, now we are going to talk about the religion and society of the Satavahanas. सातवाहनास की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये श्रामणिक रिलीजन्स यानी कि जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों को ही पेट्रनाइज करते थे, और उसके अलावा ये खुद ब्राह्मणिकल कल्चर को फॉलो करते थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए माना जाता है, वो ये कहते हैं दैट आई एम द ओनली ब्राह्मण, और मैंने दोबारा से वर्ण सिस्टम को ऑर्डर में लाया है। तो आप देख सकते हैं कि गौतमीपुत्र सातकर्णी वॉज अ प्राउड ब्राह्मण ऑल टुगेदर। Apart from that students, you will see that many Jain and Buddhist monuments were created during the reign of Satavahanas and these were patronized by them. अपार्ट फ्रॉम दैट वैदिक रिचुअल्स जो हैं उनको कंडक्ट किया करते थे सातवाहनास, और इसी के बेसिस पे उनको एज क्षत्रिय लेजिटिमेसी भी मिली रूल करने की। यहाँ पे स्टूडेंट्स सातवाहना से एसोसिएटेड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहली बार सातवाहनास ही हैं जो कि ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स देना शुरू करेंगे। तो ब्राह्मण्स को पहली बार लैंड ग्रांट्स कौन दे रहे हैं? सातवाहनास दे रहे हैं, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू विल सी दैट टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स आर बीइंग गिवन टू ब्राह्मण्स। Before this you will see that land grants were only given majorly to Buddhists and Jain. Apart from that students, if we talk about the Satavahanas, it is said that they were following a matrilineal system.
मैट्रिलिनियल सिस्टम यानी माँ का नाम लिया करते थे ये आगे। इनके नाम के अंदर हम देखते हैं कि मदर का नाम पहले आता है, गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र। तो इस वजह से हम मानते हैं कि मैट्रिलिनियल सिस्टम ये फॉलो कर रहे थे, माँ को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। लेकिन अगर हम प्रॉपर्टी और डायनेस्टी के सक्सेशन की बात करें तो वो पेट्रियार्कल ही था। ऐसा नहीं है कि बेटी के पास में गद्दी चली जाएगी, गद्दी बेटे के पास ही जाती थी। तो मेजरली स्टूडेंट्स की पॉइंट्स में रिलीजन एंड सोसाइटी के हमें क्या याद रखना है कि एक तो इन्होंने वैदिक रिचुअल्स जैसे कि अश्वमेध करना कंडक्ट करना शुरू किया। अगर हम पेट्रनाइजिंग की बात करें तो जैनिज्म, बुद्धिज्म और उसके अलावा ब्राह्मणिकल कल्चर, तीनों को ये पेट्रोनाइज करते थे। ब्राह्मण्स को पहली बार लैंड ग्रांट्स देना किसने शुरू किया है? इन्होंने शुरू किया है, सातवाहनास ने। और इनके सिस्टम में मेट्रियार्कल इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है। With this, students, let's proceed further and discuss about the art practices in the post-Mauryan period. पोस्ट मॉडर्न पीरियड की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में आर्ट के पर्सपेक्टिव में, स्कल्पचर्स और आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड के अंदर फर्स्ट सेंचुरी एडी में हम देखते हैं कि एक नया फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म इंडिया का रिलीजियस लैंडस्केप एंटर करेगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी दी महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म में बुद्धा को भगवान की तरह पूजना शुरू कर दिया जाता है और इनकी मूर्ति पूजा शुरू हो जाती है। और इसी वजह से स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि अब बुद्धा के स्कल्पचर्स भी बनने शुरू होंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि शुंगाज ने क्या काम किया। शुंगाज की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो अशोक के पीरियड में हमने देखा था सांची और भरहूत स्तूप बने थे, लेकिन बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर्स थे, सिर्फ उनका ग्राउंड प्लान बना था। शुंगास जब पावर में आते हैं तो हम देखते हैं कि जो शुंगास हैं वो सांची और भरहूत को एक्सटेंड करवाते हैं, इनके अंदर और आर्किटेक्चरल फीचर्स ऐड करवाते हैं, जैसे कि रेलिंग, और फ्रंट गेट पे ये तोरण भी ऐड कराते हैं। तोरण जो है वो फ्रंट गेट के ऊपर आप देखेंगे बड़े बड़े से गेट होते हैं और उनके ऊपर बहुत सारे स्कल्पचर्स बने हुए होते हैं। तो इन सब का जो एडिशन है ये आपको शुंग पीरियड में देखने को मिलेगा। ब्यूटिफाई करते हैं ये सांची और भरहूत को। यहाँ पे हम देखते हैं स्टूडेंट्स जो अशोकन स्तूप्स हैं जो कि ब्रिक और वुड के बने हुए थे, इनको रिप्लेस करके स्टोन वर्क के स्कल्पचर्स खास करके ऐड कराते हैं शुंग डायनेस्टी के रूलर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स अगर हम सांची स्तूप की बात करें तो यहाँ पे बड़े बड़े गेटवेज हम देखते हैं, बाउंड्री बनवा देते हैं ये और एक्सटेंशन करते हैं ओवरऑल स्तूप का। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स वी फाइंड अ इंस्क्रिप्शन एट भरहूत जिसमें लिखा है कि तोरण यानी कि जो एंट्री गेट है वो यहाँ पर ऐड करवाया गया था शुंग डायनेस्टी के द्वारा। तो अगेन स्टूडेंट्स ये सारे पॉइंट्स एक ही बात बता रहे हैं कि शुंग डायनेस्टी ने सांची और भरहूत को मॉडिफाई करवाया, वहां पे और आर्किटेक्चरल फीचर्स ऐड करवाए। यहां पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो तोरण बनवाई गई हैं, तोरण का मतलब होता है रेलिंग्स, तो ये जो रेलिंग्स बनवाई गई हैं स्टूडेंट्स, इनके ऊपर हमें हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस मिलता है। स्टूडेंट्स हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस में हेलेनिज्म क्या होता है? हेलेनिज्म कॉरस्पॉन्ड्स टू ग्रीक आर्ट, इट कॉरस्पॉन्ड्स टू ग्रीक स्कल्पचर्स। अब ग्रीक स्कल्पचर्स का इन्फ्लुएंस तो आना ही आना है। हमने देखा कि 600 बीसी में भी हम अलेक्जेंडर के इन्वेजन देख रहे हैं। उसके बाद में पोस्ट मॉडर्न पीरियड में तो इतने सारे ग्रीक रूलर्स आए हैं, तो नेचुरली कल्चरल असिमिलेशन होता है और स्कल्पचर्स में हमें ग्रीक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। और ग्रीक स्कूल ऑफ स्कल्पचर जो है उसको हेलेनिस्टिक स्कूल भी बोला जाता है और इसका इन्फ्लुएंस हमें शुंगास ने जो तोरण ऐड करवाए हैं, जो स्कल्पचर्स बनवाए हैं, उनके ऊपर देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स अगर हम स्टोरीज की बात करें जो स्कल्पचर्स शुंग ने ऐड करवाए हैं, तो हम देखते हैं कि सांची और भरहूत में जो इन्होंने स्कल्पचर्स ऐड करवाए हैं उनकी जो थीम है वो है जातक टेल्स और उसके अलावा बुद्धा की लाइफ से एसोसिएटेड स्टोरीज। यहाँ पे जातक टेल्स क्या है स्टूडेंट्स? जातक टेल जो है ये बुद्धिस्ट लिटरेचर का पार्ट है और जातक टेल के अंदर हमें बुद्धा के पुराने जन्मों की स्टोरीज बताई जाती है। बुद्धिज्म में ऐसा माना जाता है कि बुद्धा ह्यूमन फॉर्म में पैदा होने से पहले 550 बर्थ और लेते हैं। तो ये जो 550 बर्थ हैं, इनके पुराने जो जन्म हैं, इनकी जो स्टोरीज हैं वो जातक टेल के अंदर
कंपाइल करी गई हैं, और ये जो कहानियां हैं ये हमें रेलिंग्स के ऊपर देखने को मिलती है। किस पे? सांची और भरूच के। और इनको कौन ऐड करा रहा है? इनको शुंगाज ऐड करा रहे हैं। इसके अलावा बुद्धा की जो कंटेम्प्रेरी करंट लाइफ थी उसकी भी स्टोरीज जो हैं उनको ऐड किया गया है सांची और भरूच में। However, students, it will be important to note कि शुंगास जो है वो फर्स्ट सेंचुरी एडी से पहले ही खत्म हो जाएंगे, और फर्स्ट सेंचुरी एडी से पहले अगर ये खत्म हो रहे हैं इसका मतलब ये है कि बुद्धा का ह्यूमन फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन, बुद्धा का ह्यूमन फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमें यहाँ नहीं देखने को मिलता। इंस्टेड बुद्धा को यहाँ सिर्फ सिंबल्स में डिपिक्ट किया जाता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फुटप्रिंट्स एटसेट्रा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बुद्धा की मूर्ति एक इंसान के रूप में पूजा फर्स्ट सेंचुरी एडी के बाद ही होने लगेगी, और इससे पहले सांची और भरूच में जो स्कल्पचर्स ऐड हो रहे हैं उसमें बुद्धा को सिर्फ सिंबल्स के फॉर्म में दिखाया गया है। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और एम्पायर्स ने आर्ट और आर्किटेक्चर में क्या योगदान दिया। देखिए, जैसा कि हम देखते हैं फर्स्ट सेंचुरी एडी से कुषाण एम्पायर आ जाता है, और फर्स्ट सेंचुरी एडी से महायान बुद्धिज्म भी आ जाता है। और जब महायान बुद्धिज्म आ जाता है तो बुद्धा की मूर्तियां बनने लगती है जिनकी पूजा होने लगती है भगवान की तरह। जब ऐसा होने लगता है स्टूडेंट्स तो हम देखते हैं कि इंडिया में 3 स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स बनते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, जिन्हें बोला जाता है गांधार, मथुरा एंड अमरावती स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर। तो अब हम आगे इन तीनों स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर्स का डिस्कशन करेंगे। यहां पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जैसा मैंने आपको बताया था कि मथुरा और गांधार स्कूल ऑफ स्कल्पचर के आने से पहले बुद्धा को कभी भी इंसान के फॉर्म में डिपिक्ट नहीं किया गया, और इसीलिए सांची और भरूच के जो स्कल्पचर्स हैं उसमें बुद्धा आपको इंसान के फॉर्म में नहीं बल्कि सिंबल्स के फॉर्म में मिलेंगे, जैसे कि एक व्हील या फिर 2 फुटप्रिंट्स। इनके थ्रू बुद्धा की प्रेजेंस दर्शाई जाती है। लेकिन फर्स्ट सेंचुरी एडी में जब महायान बुद्धिज्म आ जाता है तो हम देखते हैं कि गांधार और मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर जो हैं वो बुद्धा को इंसान के फॉर्म में डिपिक्ट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर मथुरा स्कूल की स्पेसिफिकली बात करी जाए तो अपनी शुरुआत में तो वो बुद्धा को सिंबल्स के फॉर्म में ही डिपिक्ट कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके वो भी बुद्धा की ह्यूमन इमेज बनाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की बात करते हैं। मथुरा स्कूल जो है ये फर्स्ट सेंचुरी एडी में शुरू हुआ था मथुरा में, और इसको पेट्रनाइज किया गया है बाय द कुषाण एम्परर कनिष्क। तो जो कनिष्क हैं वो सबसे ज्यादा पेट्रनेज इसको देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट पे किसी भी तरह का फॉरेन इन्फ्लुएंस हमें देखने को नहीं मिलता। अभी हमने जब सांची और भरूच के के स्कल्पचर्स की बात करी थी तो हमने देखा था कि उनपे हेलेनिस्टिक यानी कि ग्रीक इन्फ्लुएंस है, जबकि अगर हम मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की बात करें तो किसी भी फॉरेन पावर की इनके स्कल्पचर्स पे इन्फ्लुएंस नहीं है। इस पे कंप्लीटली इंडिजिनस इन्फ्लुएंस है, इट इज कंप्लीटली डेवलप्ड इंडिजिनसली। मथुरा स्कूल के मेन सेंटर्स की अगर हम बात करें तो मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स जो थे वो हमें मथुरा, सारनाथ और कौशाम्बी में बनते हुए दिखते हैं। यहाँ पे जो स्कल्पचर्स बनते थे उनके लिए जो पत्थर यूज किया जाता था वो था स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन, और इसको मथुरा से ही प्रोक्योर किया जाता था। स्टूडेंट्स अगर हम मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको बुद्धा के अलावा हिंदूज की, जैन की और कई सेक्युलर मूर्तियां भी देखने को मिलेंगी। इस वजह से मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो गांधार स्कूल से काफी अलग है। गांधार स्कूल में आपको सिर्फ बुद्धा और बुद्धिज्म से रिलेटेड मूर्तियां देखने को मिलेगी, जबकि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में हमें बुद्धा, बोधिसत्वाज, विष्णु, शिव, यक्षा, यक्षिनी, इनका डिस्कशन हम कर चुके हैं। ये सेमी डिवाइन गॉड्स एंड गॉडेसेस होते हैं जो कि फर्टिलिटी से एसोसिएटेड होते हैं। उसके अलावा जीन, और उसके अलावा आप देखेंगे हमारे को सेक्युलर स्कल्पचर्स के अंदर विम कडिफाइसिस, कनिष्क, परकम यक्षा, बोधिसत्वाज, इन सब की इमेजेस जो हैं कुबेर जो है, इन सब की इमेजेस देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि
सारे रिलीजन्स जो हैं उनको एनकम्पास कर रहा है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, जिसमें ब्राह्मणिकल कल्चर, जैनिज्म, बुद्धिज्म, इन तीनों से एसोसिएटेड जो रिलीजियस डेटीज हैं उनकी मूर्तियां बनती हैं, और सेक्युलर आर्ट भी बन रही है जिसमें हम देख रहे हैं राजाओं की मूर्तियां बन रही हैं, जैसे कि विम कडफाइसिस और कनिष्क। आपके सामने जो ये इमेज है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही फेमस इमेज है। इसको बोलते हैं हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्क। इसको बोलते हैं हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्क। इसका सर नहीं है हमारे पास में, लेकिन ये कनिष्क से आइडेंटिफाई करी जाती है, और इससे हमें पता चलता है कि पॉलिटिकल रूलर्स की भी इमेजेस बनाई जाती थी मथुरा स्कूल में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो हमारे पास स्कूल ऑफ आर्ट है वो है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की अगर हम बात करें तो ये भी उसी टाइम पे इमर्ज होता है जिस टाइम पे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट इमर्ज हो रहा है, दैट इज 1st सेंचुरी एडी। जैसे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की मेन पेट्रनेज कुषाण एम्परर कनिष्क के थ्रू आ रही है, उसी तरह से गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की भी जो मेजर पेट्रनेज है वो कनिष्क के थ्रू ही आएगी। स्टूडेंट्स, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की अगर हम बात करें तो ये 1st सेंचुरी एडी में शुरू होता है, लेकिन ये 5th सेंचुरी एडी आते आते डिक्लाइन हो जाएगा। जबकि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो 1st सेंचुरी एडी में शुरू होता है और लगभग 12वीं सेंचुरी एडी तक फ्लरिश करेगा। यानी कि दोनों स्टार्ट साथ में हुए हैं, लेकिन गांधार स्कूल ऑफ आर्ट पहले खत्म हो जाएगा, जबकि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो बहुत आगे तक फ्लरिश करने वाला है। स्टूडेंट्स, अगर हम गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की बात करें तो अनलाइक द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट पे हमें फॉरेन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें ग्रीक और रोमन स्कल्पचर्स दोनों का ही इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, एंड दैट इज व्हाई वी से दैट द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट इज इनकैप्सुलेटिंग एन एलियन स्पिरिट। एलियन स्पिरिट क्योंकि बाहर का इन्फ्लुएंस, ग्रीक्स और रोमन्स जैसे स्कल्पचर बनाते थे उस तरह का इन्फ्लुएंस हमें गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में देखने को मिलता है। इस इन्फ्लुएंस की वजह से ही स्टूडेंट्स गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का सेकंड नेम रखा गया है ग्रेको बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ आर्ट। यहाँ पे जो पत्थर ज्यादातर यूज होता है वो है ग्रे सैंडस्टोन। स्पेसिफिकली अगर हम बोलें तो ब्लू ग्रे माइका स्किस्ट जो स्टोन है वो यूज किया जाता था गांधार स्कूल में। गांधार स्कूल के जो अर्लीस्ट एग्जाम्पल है वो हमें अफगानिस्तान से मिलते हैं, और यहाँ पे जो बुद्धा की मूर्तियां मिलती हैं उन्हें बोला जाता है बीमारान कास्केट। बीमारान कास्केट की एक खासियत है स्टूडेंट्स, इसमें बुद्धा की जो मूर्तियां हैं उसमें गोल्ड भी यूज किया गया है। कहाँ से मिल रहा है हमें? ये अफगानिस्तान से मिल रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स गांधार स्कूल की मथुरा स्कूल से अगर कंपैरिजन करें तो मथुरा स्कूल इंडिजिनस है, जबकि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है उसमें हमें बहुत सारा ग्रेको रोमन यानी कि फॉरेन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। दोनों में स्टोन भी अलग अलग यूज हो रहे हैं, वहां पे रेड सैंडस्टोन यूज हो रहा है, यहाँ पे ग्रे सैंडस्टोन यूज हो रहा है। थीम्स की अगर हम बात करें तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर जैनिज्म, बुद्धिज्म और उसके अलावा हिंदू इमेजेस देखने को मिलती हैं। उसके अलावा हमें सेक्युलर यानी कि पॉलिटिकल रूलर्स की इमेजेस जैसे कि विम कडफाइसिस और कनिष्क के स्कल्पचर्स भी देखने को मिलते हैं। जबकि अगर हम गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारे को सिर्फ बुद्धा की ह्यूमन फॉर्म में स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की बात करें तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर बुद्धा जो हैं उनको अलग अलग हाथों की मुद्रा, अलग अलग हैंड जेस्चर्स के साथ डिपिक्ट किया गया है। हर हैंड जेस्चर स्टूडेंट्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक सेंटिमेंट या फिर कोई स्पेसिफिक इवेंट को डिपिक्ट करता है। ये जो हैंड जेस्चर्स हैं ये ज्यादातर हमें गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में देखने को मिलते हैं। 4 मेजर हैंड जेस्चर्स का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स, जिसमें से पहला हैंड जेस्चर है अभय मुद्रा। ये मुद्रा यहाँ सामने आपके इस फोटो में डिपिक्ट की गई है। अभय मुद्रा में हाथ को कुछ इस तरह से रखा जाता है। अभय मुद्रा के थ्रू बुद्धा जो है फियरलेसनेस का जेस्चर दिखा रहे हैं। अभय मुद्रा सिंपली कहती है दैट डू नॉट फियर, डरने की कोई बात नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स जो हमारे पास दूसरी मेजर हैंड जेस्चर है उसको ध्यान मुद्रा बोला जाता है। ध्यान मुद्रा कुछ इस तरह की होती है जिसके अंदर मेडिटेटिव स्टेट में बैठा जाता है, विजडम को डिपिक्ट करती है ध्यान मुद्रा।
इसके बाद में स्टूडेंट्स हमारे पास जो और दो मेजर मुद्रा हैं, उसमें से एक है धम्मचक्र मुद्रा और दूसरी है भूमि स्पर्श मुद्रा। धम्मचक्र मुद्रा की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो धम्मचक्र मुद्रा जो है इसको एक प्रीचिंग मुद्रा माना जाता है और ये एक स्पेसिफिक इवेंट को सिंबलाइज करती है। इस इवेंट को बोलते हैं स्टूडेंट्स हम एनलाइटनमेंट वाला, यानी कि धम्म चक्र परिवर्तन वाला जो इवेंट था उनकी लाइफ का। हमने देखा था स्टूडेंट्स बुद्धिज्म के अंदर कि धम्म चक्र परिवर्तन किस इवेंट को बोला जाता है, उस इवेंट को बोला जाता है जिसमें बुद्धा अपना पहला सरमन देते हैं डियर पार्क सारनाथ में। तो इस पर्टिकुलर इवेंट को भी सिंबलाइज करती है धम्म चक्र मुद्रा। चौथी जो हमारी मुद्रा है वो है भूमि स्पर्श मुद्रा, और भूमि स्पर्श मुद्रा जो है वो आपके सामने यहाँ इस इमेज में डिपिक्टेड है। इसमें बुद्धा का एक हाथ कुछ इस तरह से जा रहा है जिसमें दिखाया जाता है कि वो धरती को टच कर रहे हैं, भूमि को छू रहे हैं। ये जो है ये सिंबलाइज करता है टचिंग द अर्थ, और ये भी एक इवेंट के साथ एसोसिएटेड है। ये एसोसिएटेड है स्टूडेंट संबोधि के इवेंट के साथ, जिसके अंदर हम देखते हैं कि बुद्धा एनलाइटनमेंट अटेन कर रहे हैं अंडर द बोधि ट्री। तो ये हमारे पास में 4 मेजर मुद्राएं हैं। इन चारों के मीनिंग और इसके अलावा धम्मचक्र मुद्रा और भूमि स्पर्श मुद्रा कौन से इवेंट्स को सिंबलाइज कर रही है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। प्रीलिम्स के अंदर ऑलरेडी बुद्धा की हस्त मुद्राओं के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे गांधार स्कूल के बारे में कुछ और डिस्कशन मैं आपसे करना चाहूंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है इसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा ग्रेको रोमन इन्फ्लुएंस है। ये ग्रेको रोमन इन्फ्लुएंस जो है इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बेसिकली स्टूडेंट्स अगर आप सबसे पहले बुद्धा की ड्रेपरी देखेंगे तो इस ड्रेपरी पे बहुत सारे फोल्ड्स हैं। ये जो फोल्ड्स हैं और इस तरह का जो अटायर है ये हमें रोमन और ग्रीक गॉड्स एंड गॉडेसेस के ऊपर देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर आप बुद्धा के बाल देखेंगे तो जिस तरह से इनके बाल बंधे हुए हैं, इसको एक तो हम बोलते हैं ऊशनीश। बुद्धा का जो ये बन बना हुआ है इस बन को बोला जाता है ऊशनीश, और इस तरह से बाल जो टाई किए जाते थे ये रोमन गॉड्स एंड गॉडेसेस में देखने को मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे बुद्धा के जो बाल हैं वो कर्ली हैं, और ये जो कर्ली वेवी हेयर है दिस इज ऑल्सो समथिंग जिस तरह से ग्रीक और रोमन गॉड्स एंड गॉडेसेस के बालों को दिखाया जाता था। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे बुद्धा के पीछे एक सर्कुलर डिस्क है और इस डिस्क को बोला जाता था हेलो। ये जो हेलो है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में इसको कंप्लीटली प्लेन रखा जाता था, एकदम सिंपल होता था। जबकि अगर हम मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की बात करें तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में बुद्धा के पीछे जो हेलो होता है उसको बहुत ही ज्यादा डेकोरेट किया जाता है। फ्लोरल फॉर्म में, डेकोरेटिव फॉर्म के अंदर हम देखते हैं मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में हेलो को डेकोरेट किया जाता है, जबकि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर जो बुद्धा का हेलो है ये कंप्लीटली प्लेन होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बुद्धा के फेशियल फीचर्स की बात करें तो इनकी इलोंगेटेड आईज और इनके जो इलोंगेटेड फेशियल फीचर्स हैं ये काफी हद तक ग्रीक गॉड्स एंड गॉडेसेस से मैच करते हैं। इनफैक्ट बुद्धा के फेस के लिए ये कहा जाता है दैट इट मैचेस टू द ग्रीक गॉड अपोलो। अपोलो के फेस से काफी ज्यादा ये मैच करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि बुद्धा के आसपास की जो सेटिंग है गांधार स्कूल ऑफ स्कल्पचर में, बुद्धा के बैकग्राउंड की जो सेटिंग है उसके अंदर हम देखते हैं इनको कई और गॉड्स अकंपनी कर रहे हैं, जैसे कि हरक्यूलिस। हरक्यूलिस हमारे ग्रीक गॉड हैं, और अगर हरक्यूलिस बुद्धा को अकंपनी कर रहे हैं तो इससे हमें सिंपली ये पता चल जाता है कि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट पे ग्रीक इन्फ्लुएंस है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि बुद्धा के आसपास हमारे को वाइन्स, ऑलिव वाइन्स भी देखने को मिलती हैं, और ये एक पेक्यूलियर ग्रीक सिंबल है, और ये सारे ही पॉइंट्स हमें बताते हैं कि बुद्धा जो हैं उनको ग्रीक गॉड के मॉडल के ऊपर ड्रेस किया गया था, और उनके जो फेशियल फीचर्स थे वो भी ग्रीक गॉड्स एंड गॉडेसेस से और रोमन गॉड्स एंड गॉडेसेस से काफी ज्यादा मैच करते हैं। हेलो को स्पेसिफिकली हमें याद रखना है, हेलो जो है वो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है, जबकि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में हेलो जो है इसको कंपैरेटिवली एकदम प्लेन रखा गया था।
So this is the major difference between Gandhar and Mathura school of art. And apart from that, we have also seen all the symbols that tell us that why the Gandhar school of art has Greco-Roman influence. अब इसके साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और हमारा लास्ट स्कूल ऑफ स्कल्पचर पढ़ते हैं. This last school of sculpture, students, is known as the Amravati School of Art. और Amravati School of Art जो है वो unlike the Gandhar and Mathura School of Art, ये पेट्रनाइज किया गया है बाय दी सातवाहना डायनेस्टी जो कि डेक्कन में बैठी है. तो गांधार और मथुरा जो है उनको कौन पेट्रोनाइज कर रहे हैं? कनिष्क कर रहे हैं जो कि कुषाण रूलर हैं. जबकि अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट की डेवलपमेंट सातवाहनास के अंडर होगी. सातवाहनास के अंडर होगी स्टूडेंट्स. और आगे जाके हम देखते हैं कि इक्ष्वाकु डायनेस्टी जो कि सातवाहनास के सक्सेसर्स होने वाले हैं, ये भी अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट जो है उसको डेवलप करने में हेल्प करेंगे. दो मेजर सेंटर्स हैं स्टूडेंट्स अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट के. एक तो अमरावती है और दूसरा है नागार्जुना कोंडा. ये दोनों ही जो हैं ये आंध्र प्रदेश के अंदर हैं. अगर हम स्टोन की बात करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे व्हाइट लाइमस्टोन ज्यादातर यूज होता था जो कि एक मार्बल का इफेक्ट देता था. इसके अलावा हम देखते हैं व्हाइट मार्बल भी कई कई जगहों पर यूज हो रहा है. आप देखेंगे स्टूडेंट्स जो अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर है इसके जो स्कल्पचर्स हैं वो फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर्स नहीं है, क्योंकि अमरावती और नागार्जुना कोंडा दोनों के अंदर ही हमें स्तूप देखने को मिलते हैं. और इन स्तूप की रेलिंग्स पे, इन स्तूप की दीवारों पे हमें स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं. और ये जो स्कल्पचर्स हैं ये फ्री स्टैंडिंग नहीं है क्योंकि वॉल में एम्बेडेड है. मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में बताया था कि जो वॉल में एम्बेडेड स्कल्पचर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम रिलीफ स्कल्पचर्स कहते हैं. और इसीलिए अनलाइक मथुरा एंड गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जिसमें ज्यादातर फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर्स बन रहे हैं, जब हम अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट की बात करते हैं यहाँ पे हमें रिलीफ स्कल्पचर्स ज्यादा देखने को मिलते हैं. अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इसकी भी मेन थीम बुद्धिज्म है. और बुद्धिज्म के अंदर जो थीम्स डिपिक्ट हो रही हैं उसमें जातक कथाएं हैं. और जातक कथा के अलावा बुद्धा की जिंदगी से एसोसिएटेड जो मेजर इवेंट्स हैं उनको डिपिक्ट किया जा रहा है अमरावती और नागार्जुना कोंडा के स्तूप में. अमरावती स्तूप सातवाहनास के अंडर बना है. नागार्जुना कोंडा स्तूप जो है वो इक्ष्वाकुज ने बनवाया है. इक्ष्वाकु कौन है? ये वो डायनेस्टी है जो सातवाहना एम्पायर के टूटने के बाद पावर में आएगी. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कुछ सेक्युलर थीम्स भी हमारे को अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में देखने को मिलती है, जैसे कि राजाओं की, प्रिंसेस की और पैलेसेस के स्कल्पचर्स भी हमें अमरावती स्तूप और नागार्जुना कोंडा स्तूप के अंदर देखने को मिलते हैं. तो दो मेजर थीम्स हैं यहाँ पे, बुद्धिज्म और दूसरी है सेक्युलर थीम्स. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट अमरावती स्कूल के साथ जुड़ा हुआ है वो ये है कि एक तरफ जहां हम देखते हैं कि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट बाहर की कंट्रीज, फॉरेन इन्फ्लुएंस देख रहा है, अमरावती स्कूल जो है वो आगे जाके दूसरे एरियाज में अपना इन्फ्लुएंस फैलाएगा. तो फॉरेन इन्फ्लुएंस है गांधार में, मथुरा इंडिजिनस है. और अमरावती की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि इस स्कूल ऑफ स्कल्पचर का जो इन्फ्लुएंस है वो आगे जाके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में और उनके स्कल्पचर्स के ऊपर पड़ने वाला है. एंड दिस इज वन रीजन व्हाई वी कैन सेट इट अपार्ट फ्रॉम द अदर स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर. हम देखते हैं स्टूडेंट्स अमरावती के जो स्कल्पचर्स हैं वो आगे जाके श्रीलंका और दूसरी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं उनके स्कल्पचर्स को इन्फ्लुएंस करेंगे. तो इस स्लाइड में अमरावती स्कूल का की टेक अवे क्या है? अमरावती स्कूल के तहत दो तो स्तूप बनते हैं. एक है हमारा अमरावती स्तूप, दूसरा है नागार्जुना कोंडा स्तूप. अमरावती स्तूप सातवाहनास ने बनवाया है. नागार्जुना कोंडा स्तूप जो है वो इक्ष्वाकुस ने बनवाया है और ये दोनों ही आंध्र प्रदेश में है. अनलाइक मथुरा एंड गांधार स्कूल ऑफ आर्ट यहाँ पे फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर नहीं बल्कि वॉल माउंटेड रिलीफ स्कल्पचर्स बन रहे हैं जिनमें व्हाइट मार्बल और लाइमस्टोन यूज किया जाता है. थीम्स अपनी दो हैं, एक तो बुद्धिज्म में बुद्धा का जीवन और उसके अलावा जातक कथाएं, और सेक्युलर थीम्स भी हैं, दैट इज राजाओं की और प्रिंसेस की हमें स्कल्पचर्स देखने को मिलती है.
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स लास्ट वाला है, इसके ऊपर हम स्टार बना लेंगे। एक तरफ जहां गांधार दूसरे देशों के स्कल्पचर से इन्फ्लुएंस हो रहा है, अमरावती आगे जाके अपना इन्फ्लुएंस साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे कि श्रीलंका में फैलाता है। तो इसके साथ स्टूडेंट्स बाय एंड लार्ज हमारा पोस्ट मॉडर्न एम्पायर का पूरा डिस्कशन कंप्लीट हो गया है। आपको क्या क्या याद रखना है? सारी डायनेस्टीज के नाम, उनके मेजर रूलर्स के नाम आपको याद रखने हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर क्या फ्लरिशमेंट हुई ये याद रखनी है, और कैसे कल्चरल असिमिलेशन होता है ये याद रखना है। ट्रेडिंग के तहत स्टूडेंट्स सिल्क रूट, रोमन गोल्ड कॉइन का नाम, रोमन सिल्वर कॉइन का नाम और एरेंटाइन पॉटरी, इन सब चीजों के बारे में आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। इनके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने का बहुत लाइक्लीहुड है। So with this students, I am done with the discussion of the post-modern empire. Students, if you like studying with me, don't forget to like this particular video, and also don't forget to subscribe to our channel and press the bell icon so that you can be notified whenever a new video is coming up. Thank you so much for joining me for this particular discussion.